नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से आ गया हूं आप सबों के बीच एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, ये जो टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिस पर हम बात करने वाले हैं, ये हमारे सभी अकाउंटेंट साथियों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग अकाउंटेंट हैं तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और होना ही चाहिए। जितना अच्छा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे पकड़ होगा, उतनी अच्छी आपकी अकाउंटिंग होगी, उतना अच्छा आपका काम होगा, उतना अच्छा आपका अनुभव होगा और उतना अच्छा उसका परिणाम होगा। तो आइए बात करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी प्रकार के इंटरप्राइजेज, उद्यमों, बिजनेस पर लागू होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह बताना होता है कि एक व्यवसाय में अकाउंटिंग पॉलिसीज मीन्स लेखांकन नीतियां, पॉलिसी जो है उसे कैसे चुना गया है और उन्हें कैसे पेश किया जा रहा है। मीन्स कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज, वो कंपनी, वो उद्यम, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी नीति, कौन सी पॉलिसी को फॉलो कर रही है और उन्हें कैसे पेश किया जाए, ये देखना होता है, ये बताना होता है। हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, ये स्टैंडर्ड बताता है कि एक व्यवसाय को कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज अपनानी चाहिए और उन नीतियों की जानकारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे देनी चाहिए, ताकि उपयोगकर्ताओं जैसे निवेशक, टैक्स अधिकारी, ऑडिटर सही निर्णय ले सके। दोस्तों, जो ये हमारा स्टैंडर्ड है वो यह बताता है कि जो हमारा व्यवसाय है, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज को अपनानी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी नीति की जानकारी अपने बैलेंस शीट, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देनी चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टर होते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उस बैलेंस शीट को देखकर इंप्रेस हो जाए और हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करे, पैसा लगाए। जो टैक्स के अधिकारी है वो ये देखते ही समझ जाए कि ये बिल्कुल उन्हें पारदर्शिता नजर आए, यानी कि बैलेंस शीट देख के वो कुछ डिसीजन ले सके, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज होती क्या है, तो हमारे लिए जानना जरूरी है दोस्तों कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है, होती क्या है एक्चुअल में। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है स्पेसिफिक प्रिंसिपल, मेथड्स और नियम होते हैं। कुछ स्पेसिफिक सिद्धांत, कुछ तरीके और कुछ नियम होते हैं जिनका उपयोग कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने अकाउंट्स को तैयार करने के लिए करती। फॉर एग्जाम्पल, डिप्रिसिएशन का तरीका। जी हाँ, जो हमारे बिजनेस में, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जितने भी दोस्तों, उस पे हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डिप्रिसिएशन चार्ज करने का जो तरीका है, दो तरीका है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक रिटेन डाउन वैल्यू मेथड होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होता है और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड जो है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो ये अलग अलग तरीका है। इन्वेंट्री, जो हम गुड्स यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, कच्चा माल जो भी हो गया, उनका जो मूल्यांकन कर रहे हैं, उनकी जो वैल्यूएशन कर रहे हैं, वो हम कैसे कर रहे हैं, फीफो या लीफो या वेटेज एवरेज। दोस्तों, फीफो क्या है, लीफो क्या है और ये वेटेज एवरेज क्या है, हर एक चीज पे हम बारीकी से डिस्कस करेंगे अगले वीडियो। रेवेन्यू कब और कैसे मान्यता दी जाए, किन चीजों को आप रेवेन्यू मानेंगे, उसकी मान्यता जो है आप कैसे डिसाइड करेंगे ये रेवेन्यू है या नहीं है। जो खर्चे हैं हमारी कंपनी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका वर्गीकरण जो है, उसको जो है कैसे आप बाइफर्केशन करोगे, ये सारी चीजें अकाउंटिंग पॉलिसीज हमें सिखाती है। इस जो पॉलिसी है, जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो हमें उनकी जो की फीचर्स है वो क्या क्या है। पहला, अकाउंटिंग पॉलिसीज का चयन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके तीन मूल सिद्धांत होते हैं। जो पहला है वो है प्रूडेंस, यानी सावधानी। दोस्तों, हमने सुना होगा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो सावधानी तो बहुत जरूरी होता है दोस्तों, और वैसे भी ये तो बिजनेस की बात हो रही है तो सावधानी तो होनी चाहिए। तो इसीलिए इसका जो सबसे पहला स्टेप है वो है सावधानी, प्रूडेंस। ठीक है। ऐसा अनुमान लगाए जिनमें लाभ को नहीं बल्कि संभावित नुकसान को प्राथमिकता दी जाए। दोस्तों, हर बिजनेस का उद्देश्य लाभ कमाना तो होता ही है,
लेकिन आपको ये मान के चलना होगा कि हमें कुछ संभावित नुकसान भी हो सकता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप रोड पे चल रहे हैं, तो ये मान के चलते हैं कि जो रोड पे चलता है उनका एक्सीडेंट भी होता है। तो ये कॉमन चीज है, ये आपको मान के मतलब चलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा अनुमान आपको लगा के चलना होगा कि जो हम बिजनेस चला रहे हैं, जो हम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उसमें हमें सिर्फ लाभ ही नहीं मिलेगा, हो सकता है हमें कुछ नुकसान भी झेलना पड़ जाए। तो आपको हमेशा प्राथमिकता देनी पड़ेगी, सावधानी बरतनी पड़ेगी उस चीज को, उस नुकसान के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बैड डेट्स के लिए प्रोविजन बना के आपको ऑलवेज रखना पड़ेगा कि अगर आपको कहीं अचानक से कुछ नुकसान हो जाता है तो आप उसके थ्रू से जो है आप रिकवर कर सको, आप आपके बिजनेस पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। दूसरा जो है दोस्तों वो है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, रूप से अधिक सार, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ होता है रूप से अधिक सार। क्या है दोस्तों, जानते हैं कि जब कानूनी रूप और वास्तविकता में अंतर होता है तब आर्थिक वास्तविकता को महत्व देना चाहिए, ठीक है। जो कानूनी रूप है वो या वास्तविकता, दोनों में अंतर होता है, आप लोग भी जानते हैं। तो हमेशा आपको आर्थिक वास्तविकता को महत्व देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एसेट्स आपके कंट्रोल में है, कोई भी ऐसी संपत्ति है जो आपके अंडर है, आपके कंट्रोल में है, भले ही उसका कानूनी मालिक कोई और है, ठीक है, तो उसे आप अपनी बुक्स में दिखाइए, ठीक है। तीसरा है दोस्तों मैटरलिटी, महत्वपूर्णता, ठीक है, कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या जरूरी है, वो आपको देखना पड़ेगा ना। केवल वही जानकारी आपको फाइनेंशियल में देनी है जो उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, यानी आपके बैलेंस शीट का जो यूज होने वाला है, जो उनको यूज करेंगे, जो उन्हें देख के कुछ ऑब्जर्व करेंगे, कुछ समझेंगे, तो उनके जरूरत के हिसाब से उसमें वही जानकारी दे जो उपयोगकर्ता के लिए जरूरत होती है। एक ऑडिटर हो चाहे जो भी है, उनके लिए जो जरूरी है वही चीजें उसमें दे। अब बात करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज में बदलाव की, कि चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, बदलाव कब करें। बदलाव तो देखिए, कहते हैं ना दोस्तों, एक कहावत है कि परिवर्तन तो संसार का नियम है, ठीक है। तो देखिए, परिवर्तन से कभी भी डरना नहीं चाहिए, जो भी परिवर्तन हो उस हिसाब से ढलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो समय के साथ नहीं ढल सका वो विलुप्त हो गया, ठीक है। तो ये जो पॉलिसीज है वो यही चीज कह रही है कि चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, यानी बदलाव कब करें, अगर कानून में बदलाव हो गया है, अगर कोई चीज का बदलाव कानून में ही हो गया है तो उसे तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नया तरीका ज्यादा उपयुक्त है, अगर कोई मार्केट में कोई ऐसा नया तरीका आ गया है काम करने का और वो ज्यादा उपयुक्त हो रहा है तो करना चाहिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस काम से, इस कार्य को करने से हमारा जो अकाउंट्स है वो ज्यादा फेयर और रिलायबल हो जाएंगे, ज्यादा आसान हो जाएंगे, ज्यादा सुविधाजनक हो जाएंगे, तो क्या बदलाव करना चाहिए, ठीक है। बदलाव होने पर क्या करना चाहिए, अगर कुछ बदलाव हो रहा है, जाहिर सी बात है, देखिए बदलाव करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप कोई बदलाव कर रहे हैं तो आपको उसका जो इफेक्ट होता है वो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना चाहिए। जो आपके बैलेंस शीट है उसमें आपको उसका बदलाव दिखाना चाहिए और उसका पूरा खुलासा करना चाहिए कि ये लो जी, हमने अपने बिजनेस में ये चीजें चेंजेस की है, ठीक है। क्योंकि जो बिजनेस होता है उसके सारी रिपोर्ट आपको एमसीए, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, वहां तक सारी चीजें जो है आपको गवर्नमेंट की नजर में रखनी होती है, कोई पर्सनल चीज ये होती नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट को सारी चीजें बतानी होती है जो भी है। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, उसका मतलब ही है दोस्तों, उसका अर्थ ही है कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज बिजनेस ने फॉलो किया है, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज बिजनेस ने अपनाया है, जिस अकाउंटिंग पॉलिसीज के तहत बिजनेस में काम हुआ है, उसको डिस्क्लोज करना, उन नीतियों का खुलासा करना ही एक ऑडिटर का काम होता है, ठीक है। तो यह कौन डिसाइड करता है, ऑडिटर डिसाइड करता है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिसाइड करता है। दोस्तों, कोई भी पर्सन डिसाइड नहीं करता कभी भी, जो रूल्स बने हैं हर कोई उस रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है। जो एक प्रोफेशनल होते हैं रूल्स को फॉलो करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही हमें ये चीज बताता है कि आप क्या क्या अपने बिजनेस में, जो अकाउंटिंग आपकी जो पॉलिसीज है वो क्या क्या है, वो हमें बताएं, ठीक है। तो
डिस्क्लोज करते हैं, जो आपके ऑडिटर, जो आपके बुक्स के ऑडिट कर रहे हैं, जो आपके ऑडिटर है, जो आपके बिजनेस के ऑडिटर है, वो सारे जो है वो ये इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई गई है, यदि कोई बदलाव हुआ है तो वह क्यों हुआ है और क्या हुआ है, उसका असर कहाँ गया है, सारी चीजें फाइनेंशियल में दिखानी होती है। अब मैं दोस्तों ले चलता हूं आप लोग को एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल से समझते हैं कि डेप्रिसिएशन मेथड। मान लेते हैं कि एबीसी लिमिटेड ने पिछले साल अपनी मशीन पर स्ट्रेट लाइन मेथड एसएलएम से डिप्रिसिएशन लगाया था। ठीक है, मैंने पहले भी बताया एसएलएम मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो टैक्स डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है वो स्ट्रेट लाइन मेथड उसे कहते हैं। लेकिन जो एबीसी लिमिटेड है वो इस साल अपना डिप्रिसिएशन जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कंपनीज एक्ट के तहत करना चाहता है और अपना लिया है। ठीक है, कर रहा है। ठीक है, पिछले साल क्या था, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया था और इस साल जो है वो डब्ल्यूडीबी यूज कर रहा है, यानी कुछ कर रहा है ना चेंजेस अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज में। पहले उसने कुछ किया और इस बार वो कुछ और कर रहा है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अनुसार उसे अपनी नोट्स टू अकाउंट में बताना होगा कि डिप्रिसिएशन की पॉलिसी बदल दी गई है। ठीक है, बताना होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्यों बदली गई, एग्जाम्पल बेहतर। ठीक है, मशीन ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ठीक है, कॉस्ट में कुछ परिवर्तन हुआ, रेवेन्यू में कुछ चेंजेस हुई, तो आपको रीजन भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका कितना असर पड़ा है प्रॉफिट या लॉस पर, ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी होगी। पहली चीज आपने क्यों चेंज किया। ठीक है, पहली चीज आपने चेंज किया। ठीक है, उसके बाद क्यों चेंज किया, क्या है रीजन, और तीसरा चीज कि जो आपने चेंजेस किया उसका इफेक्ट कहां गया, कहां पड़ा। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल दोस्तों, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। जो आपके कच्चा माल होता है बिजनेस में, जो आपका गुड्स होता है, वो अगर पहले कंपनी फीफो मेथड इस्तेमाल करती थी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो माल पहले खरीदा गया उसे पहले बेच देंगे। ठीक है, लेकिन अब उसने वेटेज एवरेज मेथड अपना लिया है, तो इसका असर और उसका कारण जो है आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस भी कंपनी का आप काम कर रहे हो, उसने क्या किया, अपनी जो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन वो करते थे वो पहले फीफो मेथड फॉलो करते थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन इस साल करंट ईयर उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब जो है वो वेटेड एवरेज मेथड को फॉलो करेंगे, और इसका जो असर और कारण है वो डिस्क्लोज करना जो है एक ऑडिटर का काम होता है। तो जो बिजनेसमैन है, उन्होंने जो वर्कर रख रखा है अपने काम के लिए, जो एम्प्लॉय रख रखा है, जो अकाउंटेंट रख रखा है, उन्हें बताएंगे कि क्यों डिस्क्लोज किया है, और जो अकाउंटेंट है वो अपने सीए को बताएंगे कि ऐसा ऐसा है जी, हमने इसमें ये चेंजेस किए हैं, उसका ये रीजन है। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, मुख्य विषय क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज का चयन और खुलासा, मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को सही जानकारी देना। ठीक है, मुख्य सिद्धांत क्या है, प्रूडेंस सब्सटेंस ओवर फॉर्म मटेरियलिटी। ठीक है, डिस्क्लोजर, अडॉप्ट की गई पॉलिसीज, उनके बदलाव और उनके प्रभाव का खुलासा। ठीक है, कौन सी पॉलिसी ली गई, क्या बदलाव किया गया, क्यों किया गया, क्या इफेक्ट पड़ा। सिंपल। कुछ एग्जाम्पल हम आपको और बताएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड, जो मैंने आपको अभी बता दिया। तो हम दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। नहीं, थोड़ा सा क्लियर बताते हैं आप लोगों को दोस्तों। देखिए, स्टॉक मूल्यांकन विधि में बदलाव। ठीक है, PQR लिमिटेड पहले सालों से फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से अपना स्टॉक वैल्यू करता था। लेकिन इस साल उसने वेटेज एवरेज मेथड अपनाया। सवाल तो है, लेकिन अब यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 1 वो कैसे लागू होगा ये देखना है। यह एक अकाउंटिंग पॉलिसीज का बदलाव है, मैंने पहले ही बता दिया था। कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसका खुलासा करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, पहले कौन सी पॉलिसी थी, अब कौन सी पॉलिसी अपनाई गई, इसके बदलने का कारण क्या है,
प्रॉफिट या लॉस पर कितना असर पड़ा। और रीजन फॉर चेंज, ठीक है, न्यू मेथड बेटर रिफ्लेक्ट्स करंट कॉस्ट ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन। नया मेथड जो है वो कॉस्ट के वजह से, जो है प्राइस फ्लक्चुएशन के वजह से अच्छा परिणाम देने वाला है, अच्छा चेंजेस देने वाला है, इस वजह से हम जो है वो न्यू मेथड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2, डिप्रिसिएशन मेथड चेंज, अवमूल्यन विधि में बदलाव। एबीसी लिमिटेड ने अपना मशीनरी पर पिछले वर्षों में एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन लगाया। अब उसने मशीन पर डब्ल्यूडीवी रिटेन ऑन वैल्यू मेथड से डिप्रिसिएशन लगाना शुरू किया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अनुसार क्या है, यह एक अकाउंटिंग पॉलिसीज का बदलाव है। इसका डिस्क्लोजर देना जरूरी है क्योंकि इसका इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट पर पड़ता है। ठीक है, इसे जस्टिफाई भी करना होगा कि आपने ये नियम क्यों बदला, पॉलिसी क्यों चेंज की। एग्जाम्पल 3, रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी, राजस्व मान्यता की नीति। XYZ लिमिटेड पहले सेल्स को तभी रेवेन्यू मानता था जब माल ग्राहक को पहुंच जाता था। जो बिजनेसमैन है वो क्या करता था कि जब बेचता था ना तो उसको अपना इनकम तब मानता था जब वो गुड्स जो है, जब वो माल जो है वो कस्टमर तक पहुंच जाता था। डिलीवरी बेस्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है, मतलब डिलीवरी बेस्ड इनकम को उसने बना रखा था कि जब ये गुड्स जो हम भेज रहे हैं वो जब तक कस्टमर के पास पहुंच नहीं जाता तब तक वो हमारा इनकम नहीं है। लेकिन इस बार से उसने क्या सोचा कि जैसे ही माल मेरे पास से डिस्पैच हो जाएगा मैं उसे रेवेन्यू मानूंगा, यानी मैंने माल भेज दिया, यानी दिस इज माय इनकम। ठीक है, ये मेरा इनकम। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अनुसार क्या है दोस्तों, ये यहाँ पे क्या हुआ है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन की जो पॉलिसी है वो बदल दी गई है ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के द्वारा। इसका खुलासा करना ऑडिटर के लिए बेहद जरूरी होता है क्योंकि इससे किसी साल का प्रॉफिट ज्यादा या कम हो सकता है। और एज एन ऑडिटर आपको ये देखना होता है कि जो पिछले साल का प्रॉफिट है, करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, वो दोनों मिलता जुलता ही होना चाहिए। एकदम से बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव सस्पिशन पैदा करता है और इससे काफी दिक्कतें होती है। तो चलते हैं चौथे एग्जाम्पल की तरफ। फॉरेन एक्सचेंज रेट कन्वर्जन पॉलिसी, विदेशी मुद्रा दर की नीति। KLM लिमिटेड के कुछ ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में होते। कंपनी अब तक ईयर एंड रेट से कन्वर्जन करती थी लेकिन अब एवरेज रेट से करती। KLM लिमिटेड जो है वो कुछ ट्रांजैक्शन अपना फॉरेन करेंसी में करते थे। अब तक जो है वो ईयर एंड पे जो रेट चलता था उससे अपना कन्वर्जन करते थे, लेकिन अब जो है वो एवरेज रेट से करते हैं, जो एवरेज रेट कभी भी रहता है उनसे करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अनुसार यह एक अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंजेस है। इसका फुल डिस्क्लोजर जरूरी है क्योंकि नियम बदला है, क्यों बदला है, कितना बदला है, उसका क्या असर पड़ा है, ये सारी चीजें बतानी बहुत जरूरी होती है। एग्जाम्पल नंबर 5, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। मैंने पहले ही कहा कि सावधानी बरतनी होती है, आपको ये मानकर चलना होगा कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं लॉस भी हो सकता है, यानी खराब कर्ज का प्रावधान। DEF लिमिटेड ने पहले कभी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स नहीं बनाया था। ठीक है, उसने अपना जो है नुकसान को प्राथमिकता नहीं दी थी और उन्होंने अपना प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स नहीं बनाया था, लेकिन अब वो हर साल टोटल रिसीवेबल का 2% बैड डेब्ट्स के लिए रिजर्व बनाता है। अपने रिजर्व एंड सरप्लस में अपने जो टोटल उनका रिसीवेबल है उसमें से 2% का क्या करते हैं वो लोग, बैड डेब्ट्स में रिजर्व रखते हैं, ताकि अगर कोई ऐसा नुकसान हो जाए तो हम उससे डायरेक्ट जो है हमें इफेक्ट हमारे बिजनेस पे ना पड़े। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग इसे क्या माना जाएगा, इसे माना जाएगा कि दिस इज अ न्यू पॉलिसी, यह एक न्यू पॉलिसी है। इसका खुलासा जरूरी है ताकि यह पता चल सके यह सावधानी प्रूडेंस सिद्धांत के आधार पर किया गया है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के तहत ध्यान देने योग्य बातें। विषय पहला क्या किया, नई पॉलिसी अपनाई, जो पुराना चल रहा था उसमें चेंजेस किया, तो जाहिर सी बात है जब चेंज हुआ है तो नई पॉलिसी आपने अपनाई है। करना क्या होता है, एक ऑडिटर को इसका खुलासा करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और इस चीज का इफेक्ट कहां पड़ता है ये बताना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पुरानी पॉलिसी में बदलाव का कारण और असर दोनों बताएं। पुरानी पॉलिसी में अगर बदलाव हुआ है
तो आपको मान के चलना होगा, ये बताना होगा कि आपने उस पॉलिसी में बदलाव क्यों किया, क्या रीजन रहा, और बदलाव करने का आपके बिजनेस पे कहाँ असर पड़ा, प्रॉफिट पे असर पड़ा, सेल्स पे असर पड़ा, या कहाँ पड़ा, क्या पड़ा, सब बताओ। अगर प्रॉफिट पे असर पड़ रहा है तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में ये चीजें बतानी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको लग रहा है बतानी चाहिए, वो आपको बताना चाहिए। ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल में सब कुछ सही सही डिस्क्लोज करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या होता है, कहाँ एप्लीकेबल होता है, कहाँ दिखाना होता है इसका इफेक्ट, क्या क्या चीजें होती है, आपने जाना। मूल रूप से फिर से समरी में बता दूं, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हम फॉलो कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रहा है, अगर उसमें कोई चेंजेस है, ठीक है, चाहे वो डिप्रिशिएशन का हो, चाहे वो इन्वेंट्री का हो, चाहे जो भी है, ठीक है, अगर पॉलिसीज में चेंज हो रही है तो आपको डिस्क्लोज करना है। किसके तहत? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के तहत डिस्क्लोज करना है। क्यों किया ये बताना है, पहले तो किया ये बताना है, क्यों किया ये बताना है, और इसका इफेक्ट कहां पड़ा ये बताना है। ठीक है, तो धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आप सभी को चीजें काफी अच्छी से समझ आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो जरूरतमंद है, जो काम करते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। आप लोगों से ये निवेदन है। और अगर अच्छा लगे तो आप अच्छी अच्छी कमेंट्स करें, ताकि हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आते रहे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केशव झा।